इंडियन स्किन जनरली मुझे लगता है ऑयली होती है। ओमपुरी जी को आइस पिक स्कार्स नहीं थे, उनको स्मॉल पॉक्स के स्कार्स थे। तो हाँ। स्मॉल पॉक्स इज डिफरेंट। वो तो अब चिकन पॉक्स ही होता है, स्मॉल पॉक्स तो इरेडिकेट हो गया इंडिया से। तो स्मॉल पॉक्स के स्कार्स ठीक नहीं हो सकते। सिर्फ क्लेम बॉक्स पे लिखने से नहीं होगा, द प्रोडक्ट शुड बी करेक्ट। वेदर के साथ साथ स्किन चेंज होती है कि गर्मियों में थोड़ी ऑयली होगी, सर्दियों में थोड़ी ड्राई होगी। एक्ने में वाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड होते हैं, पस्चुलर एक्ने हो सकता है, नोडुलर एक्ने हो सकता है। तो शुरुआत में सिर्फ वाइट हेड ब्लैक हेड होंगे, उसके बाद आपने उस लेवल पे ट्रीट नहीं किया तो धीरे धीरे वो पस्चुलर एक्ने बन जाएगा। अगर स्किन अच्छी रहेगी देखिए तो आपको उतनी ज़्यादा मेकअप की लेयरिंग ही नहीं करनी पड़ेगी, तो फिर उतना ज़्यादा डैमेज मेकअप से नहीं होगा। आपको नहीं लगता हम लोग भी तो खाते थे समोसे, छोले भटूरे? जंक है लेकिन सब कुछ लिमिटेड था। पहले जो किसी 45 ईयर ओल्ड को स्ट्रेस होता था वो अब एक 25 साल के इंसान को स्ट्रेस है। ऐसा लगता है कि बोलूं उन्हें कि वापस जाओ वहीं से ठीक करो। Welcome to another episode of Get Skin Smart with Shelly. In every episode, we break down certain myths. और आज हम बात करेंगे ऑयली स्किन के बारे में. Is oily skin that bad? And you won't believe who we are going to discuss this with. A very famous and renowned dermatologist of Delhi, Dr. Nivedita Dadu. She's a founder of Dadu Clinic and has more than 15 years of rich experience behind her. Dr. Dadu, welcome to our podcast. हम लोग कुछ आज सिंपल स्किन केयर के बारे में बात करेंगे और स्किन टाइप के बारे में. आई थिंक लोगों ने बहुत बार सुना होगा इन डिफरेंट पॉडकास्ट कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्किन आर देयर, राइट? बट जनरली हम लोग सोचते हैं कि ऑयली स्किन इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक. इज इट ट्रू? So extremes of anything is bad. So I'd say very oily or very dry is not good. Normal to oily, normal to dry is good. So oily skin की अच्छी बात ये है कि it is hydrated and it looks healthy, it shines and it glows. But if it is very oily, pores get clogged, तो उससे वो चिपचिपी भी लगेगी, pores clog होंगे तो black head, white head, pimple ज़्यादा बनेंगे. Similarly, dry skin is okay, but it tends to burn easily or tan easily. It looks dull and tired and pigmented all the time. So that requires a lot of hydration. और ड्राई स्किन में कई बार ज़्यादा आसानी से बैरियर डिस्टरप्ट हो जाता है, तो इट बिकम्स मोर सेंसिटिव ऑल्सो. तो सारे प्रोडक्ट्स ड्राई स्किन में सूट नहीं करेंगे, मे बी इरिटेशन कर सकते हैं, जलन कर सकते हैं. सो विच इज़ वाई किसी भी तरह की स्किन मैं नहीं कहूँगी कि अच्छी है कि ज़्यादा ऑयली ज़्यादा ड्राई. नॉर्मल स्किन इज़ गुड एंड देन यूजिंग द राइट प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, दैट वेज यू कैन मैनेज योर स्किन. सो आर वी बॉर्न विद दैट स्किन टाइप कि ये मतलब बाद में भी चेंज हो सकती है बिकॉज ऑफ ओ यस, एज के साथ साथ चेंज होती है. प्यूबर्टी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तब थोड़ी ऑयली हो सकती है. लाइकवाइज 40+ में ड्राई होना शुरू हो जाती है, तो कोलेजन थोड़ा कम होता है तो ड्राई होती है. वेदर के साथ साथ स्किन चेंज होती है कि गर्मियों में थोड़ी ऑयली होगी, सर्दियों में थोड़ी ड्राई होगी. उसके अलावा कोलेजन लॉस के अलावा थायराइड पेशेंट्स में, डायबिटिक पेशेंट्स में स्किन ड्राई रहती है. सो वो अलग अलग रीज़न से ड्राई और ऑयली होती है. ऐसा नहीं कि जो स्किन टाइप के साथ यू आर बॉर्न विद अ सर्टन जेनेटिकली सर्टन स्किन टाइप, तो वही रहेगा हमेशा. और इंडियन स्किन जनरली मुझे लगता है ऑयली होती है, ऐसा है? हाँ, हो सकता है, लेकिन ऐसा मतलब दैट इज़ अ मोर कॉमन स्किन टाइप, बट दैट्स बिकॉज ऑफ द वेदर. राइट. अब जो इंडिया में वेदर ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, हाँ, वो वैसा साउथ है. इंडिया में आई थिंक थोड़ी ऑयली होती होगी. हाँ, और ऑयली होती है, तो उसी वजह से स्किन कलर ऑल्सो चेंजेस अकॉर्डिंग टू द प्लेस दैट यू आर बॉर्न. सो नाउ कमिंग टू ऑयली स्किन, तो डेफिनेटली ऑयली स्किन हैज़ मोर, इट्स मोर एक्ने प्रोन, राइट? तो एक्ने भी बहुत तरह का होता है. कैन यू एक्सप्लेन अस इन सिंपल टर्म्स? या सो एक्ने में वाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड होते हैं, पस्चुलर एक्ने हो सकता है, नोडुलर एक्ने हो सकता है. तो शुरुआत में सिर्फ वाइट हेड ब्लैक हेड होंगे, उसके बाद आपने उस लेवल पे ट्रीट नहीं किया तो धीरे धीरे वो पस्चुलर एक्ने बन जाएगा. एडल्ट एक्ने इज़ यूजुअली नोडुलर, पेनफुल. तो वो अलग अलग मतलब मॉर्फोलॉजी भी चेंज होती है एंड किस तरह का होगा, किस जगह पे होगा वो भी चेंज होगा. जैसे फॉर एग्जांपल एडल्ट एक्ने इज मोर ऑन द जॉ लाइन and its chin area, jawline, it is more painful, it is more nodular, while teenage acne is more on the cheeks and उतना painful नहीं होगा, पस्चुलर ज़्यादा होगा. तो ये सब चीज़ें हैं कि किस जगह पे है, किस एज ग्रुप में है, किस तरह का है, उसके हिसाब से वो डिपेंड करेगा. सो मैंने देखा है टीनेजर्स गेट वेरी वेरी वरिड और बहुत परेशान हो जाते हैं जब एक्ने शुरू होता है, एंड दे ट्राई ईच एंड एवरीथिंग.
what are the first steps, like when you see acne on your face, how to go about it So in simple terms? depends on your skin type. Teenagers usually have a combination skin or oily skin, which is why they have acne. So combination to oily skin के हिसाब से फेस वॉश, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर ये हमें यूज़ करना है. उसके अलावा treating the underlying cause. So for example, if you have dandruff, then till the time you treat your dandruff, you will not be able to get rid of your forehead acne. तो वो चीज़ें हमें we have to treat the underlying cause, which are several. तो वो तो क्या है, किसका अंडरलाइन कॉज, उसके हिसाब से होगा. एंड सिमिलरली साथ में सही प्रोडक्ट्स भी. तो प्रोडक्ट में अगर नॉर्मल टू ऑयली स्किन है, आई रिकमेंड सैलिसिलिक एसिड 1% फेस वॉश, नॉट 2%, बिकॉज इट इज़ ओवर ड्राइंग. फिर उसके अलावा सनस्क्रीन्स, दीज डेज वी हैव वेरी गुड वाटरी सनस्क्रीन्स. आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन्स बिकॉज दे क्लॉग योर पोर्स. फिर मॉइस्चराइजर, ऑयली स्किन के अलग मॉइस्चराइजर्स आते हैं. मॉइस्चराइजर लगाना भी ज़रूरी है. ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि हमारी ऑयली स्किन है तो हमें मॉइस्चराइजर नहीं लगाना. एक्ने है तो नहीं लगाना, एक्ने है तो नहीं लगाना, ऑयली स्किन है तो नहीं लगाना, वो सब गलत है. तो द राइट स्किन केयर रूटीन, और उसी से काफ़ी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं. ट्रीटिंग द अंडरलाइंग कॉज, और फिर उसके अलावा डाइट. So we'll discuss all of that, the reasons also for acne, most common reasons, और वो हम eliminate करते जाएंगे. तो basically doing the right things and not doing the wrong things, उसी में आपका काफ़ी issues resolve हो जाते हैं. मैंने कुछ टीनेजर्स को देखा है, इनफैक्ट नॉट एग्जैक्टली टीनेजर्स, सम पीपल हु आर इन देयर 20s आल्सो हैव फेस फुल ऑफ एक्ने, और काफ़ी sizes of acne is also different, and of course not a good side, and the person is also उसका confidence level, morale काफ़ी down होता है. तो उनको क्या करना चाहिए? when I meet them they say हमने तो सब कुछ ट्राई किया पर ये ठीक ही नहीं हो रहा. हाँ, तो अब सब कुछ ट्राई किया में डिपेंड करता है कि अंडरलाइन कॉज ट्रीट किया कि नहीं किया, डाइट अपनी चेंज करी कि नहीं करी. इफ़ इट इज़ अराउंड योर प्यूबर्टी तो हार्मोनल चेंजेस तो हो ही रहे हैं, जो कि हम उसको तो नहीं रोक सकते, लेकिन एटलीस्ट स्किन केयर रूटीन सही. और इंस्टाग्राम देख के अगर सही कुछ फॉलो किया तो मे बी दैट इज़ नॉट द राइट स्किन केयर रूटीन. आई गेट टू सी अ लॉट ऑफ पीपल हु आर यूजिंग नाइसिनामाइड फॉर एक्ने, विच इज़ गुड, बट इट मे नॉट बी द बेस्ट प्रोडक्ट. सो I will suggest that niacinamide and all of that are more for maintenance. तो अभी आप मेंटेनेंस की स्टेज पे नहीं है, अभी आपको करेक्शन की जरूरत है, तो मे बी हाँ, तो करेक्शन में मे बी यू नीड स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूल्स. तो वो स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स लाइक अडैप्लिन एंड ऑल लगा के एक्ने काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं. आई अग्री कि एक जा रहा है पिंपल, एक आ रहा है पिंपल, तो इट कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, और कितना ही अडैप्लिन लगा लोगे. लेकिन वही है कि आपका स्ट्रेस लेवल, आपकी डाइट, मेकअप तो नहीं कर रहे, डैंड्रफ तो नहीं है, हेयर ऑयलिंग तो नहीं कर रहे, इतनी सारी चीज़ें हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं कि इतने सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं कि वो सब करेक्ट करके और सही स्किन केयर रूटीन. एंड देन आई विल नॉट डिनाई दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वुड नीड ओरल मेडिकेशंस आल्सो, कि अगर कुछ टैबलेट खाने की ज़रूरत है उस समय तो वो खाना है, और ताकि आगे भी जल्दी भी ठीक हो. पर डॉक्टर आजकल सोशल मीडिया पे आपको फिर पोस्ट भी तो डालनी है ना, अगर आप किसी पार्टी में गए हो तो आपको इनको ऐसा सोल्यूशन, इनको जो सोल्यूशन चाहिए कि ये मेकअप भी करें, खाएं भी, और फिर एक्ने भी नहीं हो, ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ, सब कुछ हो सकता है, ऑब्वियसली हो ही रहा है कि आप अगर स्किन अच्छी रहेगी, देखिए, तो आपको उतनी ज़्यादा मेकअप की लेयरिंग ही नहीं करनी पड़ेगी, तो फिर उतना ज़्यादा डैमेज मेकअप से नहीं होगा. मेकअप यूज़ करना भी है तो हम कम, मिनिमम प्रोडक्ट्स, मिनिमम लेयरिंग, नॉट फॉर लॉन्ग आवर्स, और सही मेकअप रिमूवर, ये तो 4 बेसिक चीज़ें हैं. फिर उसके अलावा इफ़ यू नीड एन ओरल एंटीबायोटिक या कुछ, तो उससे हमें दूर नहीं भागना है कि टैबलेट नहीं खाएंगे, सिर्फ एंटीबायोटिक कुछ दिन के लिए, सो दैट वो जल्दी ठीक हो. और पिक नहीं करना है एक्ने. इफ़ यू पिक योर एक्ने, तो एक्ने तो वैसे जाने में 2-3 दिन लगते हैं, लेकिन आपने पिक करा तो रेड निशान, ब्राउन निशान, वो सब करते करते दैट टेक्स मंथ्स टू गो. तो फिर दैट ऑल्सो बिकम्स फ्रस्ट्रेटिंग, फिर उसको छुपाने के लिए कुछ करो. तो इसलिए सही स्किन केयर रूटीन और सही डाइट, लाइफस्टाइल इज गोइंग टू हेल्प. सो आजकल जब भी मैं किसी से मिलती हूँ, या डॉक्टर्स ही बोलते हैं कि PCOS और PCOD इज द अंडरलाइंग कंडीशन ऑफ द एक्ने. तो पहले ये था कि ये आजकल कुछ ज़्यादा हो गया है? थोड़ा तो ये हुआ है कि पहले डायग्नोसिस उतनी नहीं हुई, बट साथ में ये भी है कि पहले उतना PCOS ही नहीं होता था. बट इसलिए नहीं, वो यही रीज़न था कि तब डाइट ज़्यादा हेल्दी थी, इतना पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, मोमोज थे नहीं, और स्ट्रेस लेवल उतना नहीं था, लाइफस्टाइल थोड़ा हेक्टिक था, एक जगह बैठे रहने का काम नहीं था, आपको खुद ही सब जगह चल के जाना पड़ता था. और ऑब्वियसली जब स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा PCOS बढ़ता है, डाइट गलत होने से PCOS बढ़ता है, स्लीप पैटर्न अब डिस्टर्ब हो चुका है. तो पहले स्लीप
पैटर्न सही था लोगों का, तो ऑब्वियसली हेल्दियर लाइफस्टाइल था, हवा भी सही थी और पानी भी ठीक था, और तब आप जो कुछ भी करते थे वो स्किन अच्छी रहती थी. लेकिन अब सब कुछ ही गलत हो रहा है. स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है और मेकअप ज़्यादा हो रहा है, पार्टी ज़्यादा हो रही है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब्ड है, डाइट हेल्दी नहीं है, और प्रेजर्वेटिव्स हैं बहुत ज़्यादा डाइट में, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो चुका है. सब कुछ ही हम. पर आपको नहीं लगता हम लोग भी तो खाते थे समोसे, छोले भटूरे? हाँ, सो वही वो पहले नेम्स वर डिफरेंट, पर वो भी तो जंक ही है ना. जंक है, लेकिन सब कुछ लिमिटेड था, उतने रिसोर्सेज ही नहीं थे. स्ट्रेस बहुत होता था, होमवर्क नहीं किया. आई वाज इन अ कॉन्वेंट. वो स्ट्रेस तो है ही. मुझे तो बहुत स्ट्रेस रहता था होमवर्क. आई मीन एंड यू, अब तो पनिशमेंट नहीं मिलता, पहले तो पनिशमेंट बहुत मिलता था. नहीं, वो स्ट्रेस है, लेकिन पहले जो किसी 45-year-old को स्ट्रेस होता था, वो अब एक 25 साल के इंसान को स्ट्रेस है. तो वो स्ट्रेस है compete करने का, लाइफ में आगे बढ़ने का. मुझे लगता है बहुत बड़ा स्ट्रेस है हाँ, सबको. हाँ. क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स देख के और फेसबुक पे पीपल थिंक शी इज पिक्चर परफेक्ट एंड आई एम नॉट. यस. सो आई थिंक दैट इज गिविंग अ मेजर स्ट्रेस टू एवरीवन. हाँ, वही है. तो स्ट्रेस लेवल, फिर डाइट अनहेल्दी, और ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करी हैं. एक जगह बैठे रहने का अब ज़्यादा काम हो गया है. पहले लोग खुद ही हर जगह चल के जाते थे और इतना सब कुछ नहीं, फैसिलिटीज़ उतनी नहीं थी बेसिकली. एंड विच इज़ वाई आई हैव सीन दैट PCOS अब ज़्यादा उन शहरों में है जहाँ पे ये स्ट्रेस लेवल्स और अनहेल्दी लाइफस्टाइल ज़्यादा है. मेट्रो में ज़्यादा है, मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा है. बिकॉज आई गेट टू सी अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अदर सिटीज़, शिमला, मसूरी, नॉर्थ ईस्ट, इनमें उतना थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल, पहाड़ों पे रह रहे हैं, चलना फिरना ज़्यादा है. तो वो उन लोगों को नहीं हो रहा है PCOD. तो ऑब्वियसली इट इज़ गॉट अ लॉट टू डू विद, इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज. तो लाइफस्टाइल से ठीक होगा. डॉक्टर, आई हैव सीन कि जेनी डायग्नोसिस में जिनको PCOD होता है, कभी कभी डॉक्टर्स दे राइट बर्थ कंट्रोल पिल्स टू यंग गर्ल्स लाइक 19, 20, 18. So do you think it's advisable to have it? I would not say it is wrong, but future में complications हो सकते हैं. Not at all. अगर आप डॉक्टर की सुपरविजन में ले रहे हो तो. लेकिन I would recommend contraceptives to only somebody who has PCOS with irregular menstrual cycles. Usually dermatologists get to see a lot of people who have no gynaec symptoms. They have absolutely normal period cycles, no difficulty in conceiving. They have only the cosmetic symptoms of PCOS, like they'll have acne, unwanted facial hair, hair thinning, weight gain. तो अगर सिर्फ cosmetic symptoms हैं, then there are milder medicines also. Not everybody would need a contraceptive pill. But then वही है कि dermatologist अपने blood test भी कराते हैं, ultrasound कराते हैं, then situation को assess करके फिर उसके हिसाब से prescribe करेंगे कि क्या, अगर periods भी irregular हैं तो there is no harm taking a contraceptive, but then उसके भी blood test होते हैं और वो भी आप डॉक्टर की supervision में लो. And then if there is a particular hormone that is raised, then contraceptive may not be the right medicine for you. You may do well with some other medicine, and or maybe a milder non-hormonal medicine like myonositol. अच्छा. तो माइनोसिटॉल इज़ अ नॉन हार्मोनल मेडिसिन, और काफ़ियों के सारे सिम्टम्स तो माइनोसिटॉल से ही ठीक हो जा रहे हैं. तो जब नॉन हार्मोनल ऑप्शन से इतना पहले ट्राई तो करें नॉन हार्मोनल, फिर ज़रूरत पड़ी तो हम हार्मोनल टैबलेट्स पे जाएंगे. तो इसलिए हाँ, बट आप लोग अब गूगल करके प्लीज़ इसको परचेज करके खाना मत शुरू कर दीजिएगा. जनरली व्हेनेवर दे सी एनीथिंग लाइक दैट, वो फिर खुद सेल्फ परचेज, सेल्फ डायग्नोसिस शुरू हो जाता है. तो आपको ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने इन्फ्लुएंसर्स या इंस्टाग्राम की रील्स देखकर खुद अपना इलाज किया है? हाँ, ये तो दिस इज़ वेरी कॉमन. और फिर अब बात बिगड़ गई है, नाउ दे वांट टू, हाँ, सो नाउ दे वांट यू टू सॉल्व इट. तो ऐसा लगता है कि बोलूं उन्हें कि वापस जाओ वहीं से ठीक करो? नहीं, ऐसा क्यों बोलूं. लेकिन जब अगर कुछ गलती हुई है, दे आर एक्सेप्टिंग एंड दे आर रियलाइजिंग कि ये गलत हुआ है, तो फिर उसमें जैसे फॉर एग्जांपल दे आर फॉलोइंग अ 10-step स्किन केयर रूटीन, व्हाइल एक्चुअली 10 स्टेप्स की ज़रूरत ही नहीं है. एक ही प्रोडक्ट से काम हो जाए, लेकिन वो सही प्रोडक्ट नहीं है, और 10 चीज़ें हैं कि जैसे वो बोलते हैं कि स्नेल म्यूसिन भी लगा रहे हैं, नाइसिनामाइड भी लगा रहे हैं, रेटिनॉल भी लगा रहे हैं, सैलिसिलिक एसिड भी लगा रहे हैं, हफ्ते में 3 दिन ये लगा रहे हैं, 3 दिन ये लगा रहे हैं, ग्लाइकोलिक भी लगा रहे हैं, बट इट्स नॉट हेल्पिंग. सो अब वही है कि वो 15 चीज़ें लगाने से नहीं होगा. मे बी योर मॉइस्चराइजर इज़ नॉट राइट, मे बी योर सनस्क्रीन इज़ नॉट राइट. साथ में ये है कि मे बी आपको ये 6 चीज़ें यूज़ करने के बजाय, सो दीज प्रोडक्ट्स लाइक आई सेड अर्लियर आर फॉर मेंटेनेंस, दे आर नॉट फॉर करेक्शन.
तो एंड स्नेल म्यूसिन तो खास तौर पे इफ़ यू हैव अ वेरी ऑयली स्किन देन मे बी यू आर नॉट अ कैंडिडेट फॉर स्नेल म्यूसिन. तो उस केस में यही है कि आपको सही प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं. मे बी यू आर अ कैंडिडेट फॉर अडेप्लिन और यू आर अ कैंडिडेट फॉर एन ओरल एंटीबायोटिक, या आपको अपना डैंड्रफ ठीक करने की ज़रूरत है, या फिर डाइट में चेंजेस करने की ज़रूरत है, या फिर ये हो सकता है कि एजिलिक एसिड इज़ अ वेरी गुड मॉलिक्यूल जो कि पर्जिंग नहीं करता, क्योंकि बाकी सारे मॉलिक्यूल्स पर्जिंग भी कर रहे हैं, तो मे बी एजिलिक एसिड जैसा कुछ करने की ज़रूरत है. पर्जिंग का मतलब है कि जब बहुत सारे वाइट हेड्स होते हैं और स्किन के सरफेस पे चाहे आपको उतना एक्ने नहीं दिख रहा एंड यू स्टार्ट यूजिंग ट्रेटेनॉइन बेस्ड प्रोडक्ट्स फॉर अ क्लियरर स्किन, तो वो अल्टीमेटली उनका ऐसा हो जाता है कि वो टर्नओवर बढ़ जाता है सेल्स का. अल्टीमेटली वो मोटे मोटे फूले वैसे एक्ने लगते हैं. तो वो फिर वो एकदम से लगता है कि हमने तो अच्छी चीज़ शुरू की और अब वो स्किन और वर्स हो गई. हाँ, तो वो हमें पर्जिंग वाले फेज को भी अवॉइड करना है कि ऐसा ना हो कि वो इससे हम वो वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करें जिससे कि हमारे वाइट हेड्स हटें, या फिर वाइट हेड्स को एक्सट्रैक्ट करा लें, बट एटलीस्ट वो प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल यूज़ ना करें जिनकी टेंडेंसी है पर्जिंग की. ये फंगल एक्ने क्या होता है? So fungal acne is different from normal acne. It is not bacterial. Normal acne is bacterial. This is fungal. And fungal acne में देखने में ऐसे different हो सकता है कि it is monomorphic. Monomorphic का मतलब है कि सारे दाने एक जैसे लगेंगे. अच्छा. कोई छोटा बड़ा नहीं होगा. अच्छा. और ये white होते हैं क्या? मतलब हाँ, red होते हैं, red bumps होते हैं. हाँ. दूसरा it can be itchy, unlike normal acne. एंड तीसरा ये कि इट विल नॉट रिस्पॉन्ड टू पिम्पल क्रीम्स, बिकॉज ये तो फंगल क्रीम्स को ही रिस्पॉन्ड करेगा, तो फंगल क्रीम लगाने से ये ठीक होगा. एंड नेक्स्ट चीज़ ये है कि यूजुअली एसोसिएटेड विद डैंड्रफ. अच्छा. मतलब कहीं से तो वो फंगस आ रही है. ऑफकोर्स ये भी हो रहा है कि बैरियर डैमेज है, गलत प्रोडक्ट्स लगाए तो फिर फंगस उसमें ग्रो करने लग गई, सो सिबोरिक डर्मेटाइटिस जैसा हो गया और फंगल एक्ने हो गया. तो इट इज़ गोइंग टू रिस्पॉन्ड ओनली टू डैंड्रफ शैम्पूज ऑन द स्कैल्प. स्टॉप हेयर ऑयलिंग टोटली एंड यूज एन एंटी फंगल क्रीम लाइक कैंडिड for first 3-4 days at least. You'll see a very good difference. If you're responding to an antifungal cream, that means it was fungal acne. Yeah, definitely. तो उसको भी क्या गूगल कर सकते हैं लोग? नहीं कर सकते कर सकते हैं. मैंने तो हर चीज़ पे वीडियो भी बनाई हुई है, तो वो भी देख सकते हैं. वहाँ से भी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन देख सकते हैं. नहीं तो डर्मैट से मिले. डर्मैट से मिले. अगर आपका नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा तो डर्मैट से मिले. नहीं, मुझे लगता है प्रॉब्लम है तो डर्मैट से मिले. हाँ, प्रॉब्लम है तो और भी अच्छा है करें तो. राइट. फॉर एनी काइंड ऑफ स्किन कंसर्न एटलीस्ट एक बार तो आप अपना सही ओरिएंट हो जाओ सही प्रोडक्ट से, एंड देन मे बी दोबारा मिल सकते हो व्हेन द वेदर चेंजेस और योर स्किन कंसर्न्स चेंज. तो क्योंकि सही तो एक बार समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ राइट, एंड उसके बाद वो तो आप लंबा यूज़ कर सकते हो. तो एक बार आपको करेक्ट रेजिमेंट समझ में आ गई, वी कैन कंटिन्यू विद दैट. You can continue and then maybe change the products as your skin concerns change or if the weather changes and all of that. Right. और आपको लगता है कि PCOS का करेक्ट अगर हमने फॉलो किया तो हेयर थिनिंग एंड एवरीथिंग कैन करेक्ट ऑटोमेटिकली? Yes. So अगर आप PCOS करेक्ट करते हो, which means changing your diet and lifestyle and exercising, especially if somebody is not overweight, because we see a lot of lean women also these days who have PCOS. They are not overweight, doing everything right. तो उसमें belly fat exercises are going to help. Exercises that work on your visceral fat, आपके ovaries और uterus के आसपास के fat को कम करें. That is going to help. So strength ट्रेनिंग इज़ गोइंग टू हेल्प. तो कार्डियो से उतनी मदद नहीं मिलेगी. ऑफकोर्स अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो कार्डियो भी करना है. तो वो एक चीज़ हो गई. उसके अलावा ईटिंग राइट, वेर इन शुगर एंड जंक तो थोड़ा अवॉइड करना है, दैट एवरीबडी नोज. बट डेयरी को लेके अवेयरनेस नहीं है, तो डेयरी भी उतना अच्छा नहीं है फॉर हार्मोनल एक्ने, बिकॉज उसमें काऊ मिल्क और बफलो मिल्क होता है, और उसमें ये काऊ मिल्क और बफलो मिल्क में हार्मोन्स हैं. दीज आर ग्रोथ हार्मोन्स. ये ग्रोथ हार्मोन्स काऊ ने अपने बछड़े के लिए डाले हैं उसमें, जो कि वो दूध अब हम पीने लगे. आप वीगन हैं डॉक्टर? नहीं, आई एम अ वेजिटेरियन बट नॉट वीगन. बट वो दूध अगर हम पीने लग गए तो हमारे अंदर चले गए वो ग्रोथ हार्मोन्स और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, उससे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होने लगी. फिर इसलिए इफ़ यू हैव एक्ने, आई वुड नॉट रिकमेंड इट टू एवरीवन, लेकिन जिसको एक्ने है तो उसका हमें रेट्रोग्रेड देखना पड़ेगा कि आपका कंजम्पशन कितना है काऊ मिल्क और बफलो मिल्क का, या पनीर ज़्यादा तो नहीं ले रहे. यूजुअली वेजिटेरियंस हु आर ऑन अ वेट लॉस डाइट उनका पनीर इनटेक ज़्यादा होता है. सो मे बी यू कैन स्विच टू टोफू. और अगर आप
वे प्रोटीन ले रहे हो तो यू कैन स्विच टू प्लांट प्रोटीन. डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक अ बिट, आपने बोला ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में, तो पहले क्या ये नहीं डालते थे जो दूध हमें सप्लाई करते हैं, कि अब डालने लगे हैं? नहीं, वो तो काऊ ने ही रिलीज किया है ग्रोथ हार्मोन. काऊ के अपने मिल्क में इंजेक्ट हार्मोन्स आल्सो, वो तो हो ही रहा है, प्रोड्यूस मोर मिल्क. वो हो रहा होगा, उसमें आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट. वो क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ अब ये है कि या तो डेयरी इंटेक बढ़ गया है इन द फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन, या डेयरी इंटेक बढ़ गया है पनीर के फॉर्म में, क्योंकि ऑब्वियसली अब सब फिट होना चाह रहे हैं, तो हाई प्रोटीन डाइट, प्रोटीन खाने से हाँ, फिट हो जाएंगे. तो इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन तो थोड़ा सा, लेकिन अगर आपको एक्ने है तब, अगर आपको हार्मोनल इश्यूज और पीसीओडी है तब, मैं हर किसी के लिए नहीं रेकमेंड करूंगी कि आपको डेयरी छोड़ना ही है. लिमिट योर डेयरी इंटेक. 100, 150, 200 ml दूध आप पी लो किसी भी, क्योंकि चाय कॉफ़ी तो आप सोया मिल्क की नहीं पियोगे, लेकिन बाकी चीज़ें आप अगर जहाँ जहाँ हो सके प्लांट मिल्क, सो सोया मिल्क, आमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, ओट मिल्क, दे आर फोर्टिफाइड ऑल्सो. एंड पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, पर जहाँ हो सके प्लांट प्रोटीन कर लो वे प्रोटीन की जगह, सो दैट्स गोइंग टू हेल्प. तो ये चेंजेस आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डिफरेंस. अच्छा. तो आई रिसेंटली मेट अ पिलाटे इंस्ट्रक्टर एंड शी वाज सेइंग कि नहीं वे तो मैं ले रही हूँ, वे से तो एक्ने नहीं है. तो एंड शी वाज 35. तो मैंने उनको बोला कि आप एक बार स्टॉप करके देखो. एंड देन शी मैसेज मी कि हाँ अब एक्ने बिल्कुल भी नहीं हो रहा है मुझे. तो मतलब किसको हो रहा है किसको नहीं, वो मैं सबके लिए नहीं रेकमेंड करूँगी, बट येस अगर हो रहा है तो रिट्रोग्रेड एनालिसिस तो करनी पड़ेगी ना, कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं. तो उस केस में फिर रिड्यूसिंग योर डेयरी इनटेक डेफिनेटली हेल्प्स. पर मुझे लगता है अडल्ट्स को समझाना थोड़ा इजी हो जाता है कि ये बंद कर दो, ये खाओ. दे आर मोर देन हैप्पी टू डू इट. टीनेजर्स को लगता है कि आप उनको बहुत लेक्चर दे रहे हैं, सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, लीफी वेजिटेबल्स खाओ, पिज्जा बंद कर दो, तो दे थिंक नहीं, वो हम उनको उतना लेक्चर देंगे ही नहीं, क्योंकि उनके केस में हम समझ रहे हैं कि वो तो एज है ये सब खाने की, उतना आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. बट अगर आप लिमिट कर लो, वंस अ वीक खा लो, अगर आप चॉकलेट्स ना खाओ, मे बी कुछ हेल्दियर ऑप्शंस खा लो, तो चिप्स ना खाओ उतने, तो कुछ तरीके से हम कर सकते हैं अपने आप को लिमिट करके. पूरी तरह से बंद तो नहीं कर सकते, तो वो वैसे उससे दैट इज गोइंग टू हेल्प. राइट. सो डॉक्टर, हमने एक्ने के बारे में इतनी बात की. अब अगर एक्ने को ठीक नहीं किया टाइम पे तो दे लीव स्कार्स, सो उसका क्या करें? हाँ, सो अगर टाइमली एक्ने ठीक नहीं करे तो दोनों चीज़ें होंगी. रेड मार्क्स ज़्यादा होते हैं, ब्राउन मार्क्स ज़्यादा होते हैं, और स्कारिंग यानी कि गड्ढे ज़्यादा हो सकते हैं. तो टाइमली ठीक तो करना ही है. एंटीबायोटिक की ज़रूरत है तो वो खानी है, सही स्किन के रूटीन फॉलो करना है, सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है. एंड फिर रेड मार्क्स और ब्राउन मार्क्स के लिए अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, एक्ने स्कार्स के लिए भी मॉलिक्यूल्स हैं. सो वील डिस्कस ऑल ऑफ दीज. सो फॉर एग्जाम्पल, फॉर द राइट स्किन केयर रूटीन, इफ समबडी हैज़ एन ऑयली स्किन, सैलिसिलिक एसिड 1% फेस वॉश दैट आई वाज रेकमेंडिंग. और उसके अलावा सनस्क्रीन में जैसे मैंने कहा कि मुझे सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन नहीं पसंद है, बिकॉज दे टेंड टू क्लॉग योर पोर्स. सो दीज डेज वी हैव वेरी फ्लूइडी वाटरी सनस्क्रीन्स, वो आप यूज़ कर सकते हैं. जैसा हमारे पास शैडो का SPF 50 जेल है, इट्स अ जेल बेस्ड वेरी लाइट सनस्क्रीन. सो वही वाटरी सनस्क्रीन्स हमें यूज़ करने हैं. और वाटरी सनस्क्रीन्स में यूजली ऑक्टाइल मिथॉक्सीसिनामेट होता है, तो वो अच्छा है. अब आप केमिकल्स के अंदर जाओगे कि ये केमिकल कैसे डैमेज कर रहा है, तो फिर तो आपको प्योर फिजिकल ही लगाना पड़ेगा, प्योर मिनरल सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा. सो उसमें भी अब आजकल बहुत अच्छे सनस्क्रीन्स अवेलेबल हैं प्योर मिनरल में भी, ओनली इफ यू वांट टू अप्लाई. बट प्योर मिनरल की प्रॉब्लम ये रहती है कि दे मे लीव अ वाइट कास्ट और पीपल फाइंड देम, या सो नाउ दीस डेज वी हैव टिंटेड सनस्क्रीन्स फॉर दैट. लेकिन फॉर समबडी विद एन ऑयली स्किन, और ज़्यादा नहीं सोच रहे कि क्या मॉलिक्यूल है, कितना % है, क्या लॉन्ग टर्म क्या नुकसान होगा, तो आप वाटरी सनस्क्रीन्स यूज़ कर सकते हो. फिर देन वी टॉक अबाउट अ मॉइस्चराइज़र. तो मॉइस्चराइज़र में ऑयली स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र. देन वी टॉक अबाउट अ मॉलिक्यूल दैट दे कैन अप्लाई इन द नाइट. तो अडैप्लिन लगा सकते हैं रात को. अगर पर्जिंग का डर लग रहा है तो आप एजिलिक एसिड ट्राई कर सकते हो. ये नाउ इफ वी टॉक अबाउट रेड मार्क्स में माई पर्सनल फेवरेट इज़ एजिलिक एसिड. तो इसमें एजिडर्म 10%, 15%, 20% सब फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल है, वो आप लगा सकते हो. दैट वर्क्स ऑन द एक्टिव एक्ने बिकॉज इट इज़ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज ऑल्सो, एंड इट वर्क्स ऑन द रेड मार्क्स ऑल्सो. उसके अलावा ब्राउन मार्क्स की बात करें, ब्राउन मार्क्स के लिए तो सबको पता ही है, कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, आब्यूटिन, लिकोरिश, ये आप लगा सकते हो. और आजकल तो ऐसे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं जिसमें एजिलिक एसिड के साथ ग्लाइकोलिक एसिड है, तो एक ही प्रोडक्ट में सारे काम हो रहे हैं आपके, तो वो कर सकते हो. फिर ये रेड मार्क्स के लिए एजिलिक एसिड इज मोर फॉर रेड मार्क्स,
कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, लिकोरिश, And आब्यूटिन. tranexamic acid? Tranexamic acid is also for brown marks. Brown marks, Red and brown both rather. So अब तो formulations ही आजकल इंडिया में ऐसी आ गई हैं जिसमें 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक ही प्रोडक्ट लगाने से इतना बेनिफिट मिल रहा है कि रेड ब्राउन सभी मैनेज हो रहा है, तो वो, और एक्टिव एक्ने भी मैनेज हो रहा है. ऑफ कोर्स जहाँ पे ओरल मेडिसिन की ज़रूरत है वहाँ पे वो. अब जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा वहाँ तो ऑफ कोर्स यू विल हैव टू कंसिडर ट्रीटमेंट्स ऑल्सो. सो ट्रीटमेंट्स आर गुड फॉर पील्स एंड लेजर्स एंड ऑल ऑफ दैट आर वेरी गुड फॉर फास्टर रिजल्ट्स, लॉन्गर लास्टिंग रिजल्ट्स, एंड जिसमें कि आपको ये है कि बिना डाउन टाइम के जल्दी रिजल्ट आ जाए. और क्रीम्स का यही प्रॉब्लम है कि आप लंबा लगाते रहो, 6 महीने 4 महीने में जाके रिजल्ट आएगा. पेशेंस चाहिए. पेशेंस चाहिए, बट ठीक है, इफ़ यू हैव दैट टाइम, इट्स नॉट एन इमरजेंसी कि बस कल ही ठीक होना है, तो फिर तो आप क्रीम्स लगा सकते हो, बट एटलीस्ट स्टार्ट द राइट मॉलिक्यूल्स, दैट इज़ द कंसर्न. क्योंकि कुछ भी लगा रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, फिर फ्रस्ट्रेट होते हो कि भाई हम कर भी रहे हैं और ठीक भी नहीं हो रहा. तो माइल्ड ग्लाइकोलिक पील से भी, हाँ, ग्लाइकोलिक पील से हो जाएगा, लेकिन पील की अगर नहीं ज़रूरत है, कई बार अब तो क्रीम्स ही इतनी अच्छी अवेलेबल हैं कि आप क्रीम्स लगा लो, लेकिन सही चीज़ लगाओ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो ये हुआ एक्ने और एक्ने के ब्राउन मार्क्स और रेड मार्क्स का. लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट स्कारिंग, तो स्कारिंग का ऐसा है कि जितनी ज़्यादा रेडनेस लंबी रहती है फेस पे, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं स्कारिंग के. तो हमें रेडनेस को जल्दी ठीक करना है सो दैट स्कार्स ना हो, और साथ ही में आप लगाना शुरू कर दो प्रोडक्ट्स फॉर एक्ने स्कार्स. तो आप एक्ने स्कार्स के भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि थोड़ा सा अभी रेड है स्किन और स्कार्स बनने शुरू हो चुके हैं, तो आई विल रेकमेंड प्रोडक्ट्स दैट हैव एलियम सेपा एंड सेंट्रला एशियाटिका. दीज आर मॉलिक्यूल्स जो बैरियर रिपेयर करते हैं, हील करते हैं, और जैसे ही वो कोलेजन रीमॉडलिंग करेंगे, हीलिंग शुरू कर देंगे, तो आपके बाय द टाइम यू गेट रिड ऑफ योर एक्ने, तो गड्ढे नहीं बनेंगे. नहीं तो क्या होता है, पहले क्या होता था कि पहले एक्ने ठीक हो रहे हैं और जब तक एक्ने खत्म हुए तो अब गड्ढे बन गए या ब्राउन मार्क्स बन गए. तो आजकल आप ऐसा कर सकते हो कि जो भी आप प्रोडक्ट लगाओ उसमें सारे कंसर्न्स एक साथ एड्रेस हो जाएं. तो वो फिर दे ट्रेटिनोइन ऑल्सो फॉर स्कार्स, जो वो भी कोलेजन रीमॉडलिंग करती है, तो आगे जाके ट्रेटिनोइन भी लगा सकते हो डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ स्कार्स दैट यू हैव. ऑफ कोर्स ज़्यादा गहरे स्कार्स हैं तो आपको फिर से अगेन लेजर्स ही करवाने पड़ेंगे. सो वी हैव अ प्रोडक्ट कॉल्ड स्कार जेल, एलियम सीपा 15% है. मुझे नहीं मालूम था कि वो इट्स सो गुड फॉर एक्ने. इट इज गुड फॉर, हाँ, बिकॉज हम लोग उसको रिकमेंड करते हैं फॉर यू नो स्टिच मार्क्स एंड वो भी है, हर तरह के स्कार्स के भी काम करेगा ना. एक्ने स्कार्स हो, कीलॉइड स्कार्स हो, या हाइपरट्रॉफिक स्कार्स हो, किसी भी तरह के स्कार्स हो, तो उसमें कोलेजन. और वो जो आइस पिक मार्क्स हो जाते हैं, जैसे कुछ हम लोगों ने, अगर हम लोग फिल्म स्टार्स की बात करें तो एग्जाम्पल ओमपुरी थे पहले, और अभी अहलावत है, तो ये क्या ठीक हो सकते हैं उनके? अगर देखिए, ओमपुरी जी को आइस पिक स्कार्स नहीं थे, उनको स्मॉल पॉक्स के स्कार्स थे. तो स्मॉल पॉक्स इज डिफरेंट. वो तो अब चिकन पॉक्स ही होता है, स्मॉल पॉक्स तो इरेडिकेट हो गया इंडिया से. तो स्मॉल पॉक्स के स्कार्स ठीक नहीं हो सकते, और लेज़र से लेकिन आप काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हो. आइस पिक स्कार्स के लिए TCA क्रॉस अच्छा रहेगा. तो आपके किस तरह के स्कार हैं उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होगा और प्रोडक्ट होगा. TCA इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल पेल. तो वही है कि वो सिर्फ आइस पिक स्कार पर ही लगाया जाता है, और वो डर्मेटोलॉजिस्ट ही करेगा ना. तो अब आप घर में नहीं कर सकते TCA. हाँ, नहीं करते हैं लोग ना. अब कितने लोग ऐसे आते हैं जो TCA घर में करा लिया, या फिर घर में नहीं कराया लेकिन घर में टेक्नीशियन को बुला के, क्योंकि आजकल ये वाली सर्विसेज बहुत हो गई है ना कि आप घर में बुला के लेज़र करा लो, घर में बुला के पील करा लो. सो वी सी अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एवरी वीक कि घर में कुछ पील करा ली, बर्न हो गया, TCA करा लिया, बर्न हो गया, लेज़र करा लिया, तो लेज़र के फॉर्म में ही वाइट पैचेस बन गए क्योंकि वो बर्न्स हो गए. सो वो भी कॉम्प्लिकेशंस तो हैं ही. Because we have TCA peel, and I think we strictly for dermats. Because it's a very, I think it's a very dangerous peel also. Yeah. सही तरीके से करें तो बेनिफिट ही मिलेगा और साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा. Right. So doctor, do you think sunscreen is very important? कि ये कुछ हम लोग, आपको लगता है हमारी जैसी कंपनीज इसको बहुत पॉपुलर करें, सनस्क्रीन लगाओ ज़्यादा बेचने के लिए, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. सनस्क्रीन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्किन केयर रूटीन. एंड मैं तो ये भी कहती हूँ कि अगर आप बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स पे स्पेंड नहीं कर सकते, तो भी सनस्क्रीन हैज़ टू बी वन प्रोडक्ट जिस पे आपको अच्छा स्पेंड करना चाहिए. बिकॉज मैंने देखा है कि अगर सनस्क्रीन आपको अच्छा नहीं लग रहा, इट मेक्स यू लुक डार्कर, और इट मेक्स यू लुक, इट गिव्स अ वेरी वाइट कास्ट, और इफ यू आर फाइंडिंग इट वेरी स्टिकी, तो आप लगाओगे नहीं तो वो और ही नुकसान है, मतलब कंप्लायंस गोज डाउन. लेकिन अगर सही प्रोडक्ट चुन लिया तो आप लाइफ लॉन्ग भी उस प्रोडक्ट को लगा सकते हो. लेकिन सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है 365 डेज ऑफ द ईयर.
ये नहीं कि अब सर्दियों में मैं नहीं लगा रहा, मैं इंडोर्स काम करती हूँ, धूप में नहीं जाती तो इसलिए मैं नहीं लगा रही, बारिश के मौसम में नहीं लगा रहे, और फिर उस चक्कर में ये हो जाता है कि वेकेशन पे भी वही लगा रहे हैं जो घर में लगा रहे हैं। तो वो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी कि और कब से स्टार्ट करना चाहिए सनस्क्रीन लगाना? तो वैसे तो थ्योरेटिकली 6+ ईयर्स के एज से आप सनस्क्रीन लगा सकते हो, विच इज़ ओके ऑल्सो, क्योंकि 6 साल के बाद तो सन एक्सपोजर, अब स्कूल ही जाना है तो सन एक्सपोजर हो ही रहा है काफ़ी। और फिर किड्स के सनस्क्रीन अलग आते हैं, और एडल्ट्स के अलग आते हैं, स्किन टाइप के हिसाब से सनस्क्रीन अलग आते हैं, ऑयली स्किन के अलग, ड्राई स्किन के अलग, पिगमेंटेड स्किन के अलग। तो मेच्योर स्किन के लिए दे आर मोर मॉइस्चराइजिंग, हाइड्रेटिंग, दे मे हैव दीज डेज सनस्क्रीन हैव विटामिन सी ऑल्सो, तो वो आप उस हिसाब से लगा सकते हो। तो वो इस हिसाब से सनस्क्रीन चूज़ करना है आपके सन एक्सपोजर के हिसाब से। जैसे कि अगर धूप में जाने का ज़्यादा काम है तो फिजिकल लगाना है, जिसमें कि टिंटेड फिजिकल लगाओ ताकि वाइट कास्ट ना आए। फिर टचअप सनस्क्रीन अलग आते हैं, अगर आपको मेकअप के ऊपर टचअप करना है, रोल ऑन टाइप के आते हैं। सो रोल ऑन आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ, क्योंकि रोल ऑन में आपको जो टच करना है ना, वो मुझे लगता है कि आपका सारा डर्ट और मेकअप और बैक्टीरिया फिर उसमें आ गया स्टिक में, तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आई फाइंड देम वेरी अनहाइजेनिक। लेकिन आप पाउडर बेस्ड सनस्क्रीन्स लगा सकते हो, स्प्रे सनस्क्रीन्स लगा सकते हो, तो उसमें ये है कि हाइजीन भी मेंटेन रहेगी, मेकअप भी ख़राब नहीं होगा, और ऊपर से ही स्प्रे करा या टॉपअप सनस्क्रीन्स जो पाउडर बेस्ड हैं, वो तो आजकल टिंटेड फाउंडेशन जैसे आ ही गए हैं, तो वो लगा सकते हो। तो इसमें इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, और स्प्रे सनस्क्रीन्स आजकल बहुत अच्छे हैं, सनस्क्रीन्स विद प्राइमर्स हैं, बहुत कुछ है इसमें, सनस्क्रीन्स विद विटामिन सी है, तो वो ऐसा कुछ हम लगा सकते हैं। आजकल इन वीवो इन विट्रो स्टडी की बहुत बात हो रही सनस्क्रीन के लिए। हम लोगों ने इन वीवो इन विट्रो दोनों 2014 में कराया था फिक्सरमा ने। उसका रीज़न था बिकॉज वी वर एक्सपोर्टिंग, तो कंप्लायंस इशू था, सो वी गॉट इट डन। बट आई एम वेरी सरप्राइज नाउ कंपनीज आर टॉकिंग अबाउट इन वीवो इन विट्रो स्टडी। सो हाउ इम्पॉर्टेंट डू यू थिंक? वी थिंक इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, दैट टेस्ट हैज़ टू बी डन, बट कैन यू एक्सप्लेन अस व्हाट इज़ द डिफरेंस? सो वो तो है ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इन वीवो में जो आप लगा रहे हो वो कैसा है, उतना SPF है भी उसका या नहीं, और जितना वो क्लेम कर रहे हैं, और उतना PA रेटिंग है या नहीं। सो PA रेटिंग और SPF भी अलग है। सन प्रोटेक्शन फैक्टर सन प्रोटेक्शन फैक्टर अलग होता है। PA रेटिंग इज मोर फॉर UVA रेडिएशन, तो वो भी सही होना ज़रूरी है। फिर जो क्लेम कर रहे हैं वो ही हो, पहली बात तो, इसलिए ये स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये कि जितना लगाना है उतने में, अगर आपको जैसे कहते हैं फेस के लिए कि 2 फिंगर लेंथ लगाना है, तो 2 फिंगर लेंथ में उतना SPF आना पड़ेगा ना। अब उतना ही लोग लगा सकते हैं, आधी बॉटल तो नहीं लगा सकते कि आधी बॉटल लगा के उतना SPF या PA रेटिंग आएगा, वो गलत है। तो वो स्टडीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छी बात है कि इंडिया भी अब कंप्लायंसेस में देख रहे हैं कि क्या है, अदरवाइज यूजुअली ये US बेस्ड प्रोडक्ट्स में ही होता था कि सारी स्टडीज़ की जाती थी। तो फिक्सडर्मा इज डूइंग दैट, एंड इफ अदर कंपनीज आर ऑल्सो डूइंग दैट, it is important, it's good. Because when we were exporting in certain countries, they asked for those reports, so वो तो it was mandatory for us. So that is a good but मुझे भी अच्छा लग रहा है कि at least now people are getting aware कि this is very important. सिर्फ claim box पे लिखने से नहीं होगा, the product should be correct. Product should be correct, क्योंकि कई बार तो प्रोडक्ट्स इतने अच्छे होते हैं कि टू गुड टू बी ट्रू, कि लगता है इसमें SPF है भी या सिर्फ पानी ही लगा रहे हैं हम चेहरे पे। तो इसलिए वो ज़रूरी है कि क्योंकि we also have SPF 80 and SPF 70, तो generally SPF 70-80 बहुत heavy हो जाता है, because if you are adding that kind of SPF, it makes it heavy हो जाएगा। तो अगर आपको SPF 80-70 बहुत light और बहुत ही fluid है, तो मुझे नहीं लगता उसमें होगा, क्योंकि high concentration will make it heavy. Yes, for sure. तो जितना भी ज़्यादा SPF होगा उतना ग्रीजी, थिक, क्रीमी हो जाएगा प्रोडक्ट। Now, since you were talking about swimming and beach holidays, I would want to suggest something which is very water resistant, of course, but something that has physical protection. तो physical sunscreens are superior. सिर्फ sunscreen का SPF बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। sunscreen वो जिसमें physical barrier हो, जिसका मतलब है कि उसमें जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड जैसे मॉलिक्यूल्स हों, तो ये चीज़ें आपके स्किन पे एक लेयर बना देंगी जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो वाइट कास्ट आएगा उसमें, तो फिर फिजिकल में वाइट कास्ट आएगा, बट स्विमिंग में तो आप वाइट कास्ट वाला लगा सकते हो सनस्क्रीन। तो वो लगा सकते हो। फिर लॉन्गर सन प्रोटेक्शन भी है, स्ट्रॉन्गर एंड सुपीरियर सन प्रोटेक्शन, क्योंकि आप स्विमिंग में बार बार तो सनस्क्रीन नहीं लगा सकते, तो इसलिए
क्योंकि अगर physical आप बोट में sunscreens. बैठ गए या आप वाटर स्कूटर पे हाँ. बैठे हुए हो तो यू कैन कम बैक एंड अप्लाई सनस्क्रीन अगेन. हाँ हाँ Right. तो वो आपको फिजिकल सनस्क्रीन्स आर सुपीरियर फॉर स्विमर्स एंड फॉर बीच हॉलीडेज. तो आपको लगता है एज अ डर्मैट की सो मेनी दीज कंपनीज विच आर सेलिंग ऑनलाइन दे हैव सच हाई क्लेम्स ऑन द बॉक्सेस, तो देयर शुड बी अ सर्टन चेक ऑन इट. व्हाई नॉट? हाँ, ये तो कंज्यूमर का राइट है कि चेक हो. अब क्या कितना गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है और कितना एक्चुअली में वो इन वीवो इन विट्रो स्टडीज़ कर रहे हैं वो तो मालूम नहीं. कुछ कंपनीज तो हमें आके बताती हैं कि ये स्टडीज़ हैं, बट जब तक वो पेड स्टडीज़ ना हो और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हों उसके लिए कुछ, तो ऑब्वियसली कंज्यूमर का राइट है वो तो, कि अच्छी बात है कि अगर ऐसा हो रहा है तो. आई थिंक ज़्यादा कंप्लाइंसेस आएंगे और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आएंगे तो इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ अस एंड स्पेशली गुड फॉर द कस्टमर्स. या राइट, दे विल गेट द राइट प्रोडक्ट्स टू यूज. यस. आपका क्या रूटीन है? So I have a dry skin, and so मेरे routine में I use a physical sunscreen only, though I don't have to go out in the sun much, but I use a physical sunscreen because I have a pigmented mature skin, dry skin. So I use my face wash is something that is very moisturizing, hydrating. फिर उसके अलावा sunscreen, moisturizer I use creamy moisturizer. और हाउ अबाउट योर नाइट रूटीन? So for night routine, I do double cleansing. उसके बाद second cleanse is with the FCL Seascape cleanser. That is a vitamin C based cleanser. तो वो करती हूँ second step. फिर products. तो products में मैं लगाती हूँ sometimes it is the retinol. तो Exo Restore by FCL. That's what I do thrice a week. And the other 3 days of the week, I use some glycolic acid or Babe Healthy Aging, something for pigmentation, and moisturizer again. So I have a very dry skin. And supplements also, I take a lot of supplements. So I take glutathione 2 or 3 months in a year. I take omega-3. Then sometimes I take collagen. So I keep changing my supplements. तो उस तरह से. रोज नहीं खाते हो? रोज खाते हैं, बट एक ही सप्लीमेंट को पूरे साल नहीं खाते. एक बारी में एक सप्लीमेंट 3 महीने खा लिया, देन अगला सप्लीमेंट 3 महीने खा लिया, उस तरीके से. So do you think supplements are the market is growing and people are getting more aware now? Yeah, why not? And अगर आप अपनी स्किन के लिए उतना एफर्ट डाल सकते हो, डालना चाहते हो, उतना इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो क्यों नहीं? हाँ. तो फिर glutathione definitely, if you are using a good brand of glutathione, it is going to definitely help in terms of pigmentation. Likewise for collagen, resveratrol, there are a lot of anti-aging molecules these days. तो वो मैं यूज़ करती हूँ. हम लोगों ने भी लॉन्च किया अभी एपिफिजर लाइट, इट्स अ ग्लूटाथियोन टैबलेट्स. So glutathione helps. White tomato extract. It works very well. Boys claim and sometimes even girls say कि लड़कों को कम स्किन केयर प्रॉब्लम्स होती हैं. पर मुझे लगता है कि वो रोज शेव करते हैं, तो वो भी तो एक तरह का एक्सफोलिएशन है. सो इज दैट अ रीजन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कों को कम होती हैं. लड़के थोड़ा इग्नोर भी करते हैं, उतने कॉन्शियस भी नहीं होते, उतना सारा स्किन के रूटीन फॉलो भी नहीं कर सकते, तो वो भी है. और ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है कि लड़कों को कम होती हैं प्रॉब्लम. और शेविंग से इनके नुकसान भी हैं, सिर्फ कोई. एंड मैं तो बिल्कुल भी फिजिकल एक्सफोलिएशन के फेवर में नहीं हूँ, स्क्रब्स वगैरह के. बेटर यही रहेगा कि आप केमिकल एक्सफोलिएशन करें घर पे, विच जैसे ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह लगा के. ये केमिकल एक्सफोलिएटर्स हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे हैं स्किन के लिए. लेकिन स्क्रब से रगड़ना फेस को, डेड सेल्स उतारने के लिए, ये बहुत ही पुराना तरीका है. दिस इज वेरी प्रिमिटिव एंड मे बी वेरी हार्श फॉर योर स्किन ऑल्सो. यू कैन नॉट डू दिस व्हेन यू हैव एक्टिव एक्ने ऑल्सो. और अब तो काफ़ी बार अब ये भी हो गया है कि एडल्ट एक्ने में भी लोग ये सब कर रहे हैं, जबकि आई थिंक दीज आर थिंग्स वेयर पीपल आर गोइंग रॉन्ग. कि बेसन, मुल्तानी मिट्टी ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी है, टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छा है अगर आप उससे फेस वॉश करें या हफ्ते में 2 बार बेसन या मुल्तानी मिट्टी लगाएं, डिपेंडिंग ऑफ कोर्स ऑन योर ऑयलीनेस. लेकिन अगर एडल्ट एक्ने में भी लोग यही कर रहे हैं, तो इफ देयर स्किन इज ड्राई, तो वो प्रॉब्लमेटिक है. उसमें फिर ये हो जाएगा कि और ड्राई हो जाएगी स्किन, बिकॉज बेसन और मुल्तानी मिट्टी में ऑयल एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज हैं. तो वो और ऑयल एब्जॉर्ब करेगा और ड्राई करेगा, तो वो प्रॉब्लम है. तो वो हमें ये ध्यान रखना है कि आपकी स्किन टाइप के हिसाब से आप प्रोडक्ट्स चूज करो और होम रेमेडीज चूज करो. और एक क्विक क्वेश्चन, क्या ये जिनको एक्ने है वो हेयर ऑयलिंग कर सकते हैं?
नॉट एट ऑल. सो डैंड्रफ से एक्ने होता है, स्पेशली एक्ने ऑन द फोरहेड एंड अपर बैक. ऑयलिंग से डैंड्रफ भी बढ़ता है, पोर्स भी क्लॉग होते हैं, तो एक्ने फोरहेड पे और बढ़ेगा. मेकअप से एक्ने बढ़ेगा, और स्ट्रेस लेवल से बढ़ता है. डाइट का बहुत रोल है, शुगर, जंक और डेयरी प्रोडक्ट से एक्ने बढ़ता है. हार्मोनल चेंजेस से बढ़ता है, तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो, एक्सरसाइज ना हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए, डाइट अनहेल्दी हो, इस सब चीज़ों का रोल है एक्ने में. सो वी डिड नॉट टॉक अबाउट स्ट्रेस, हाउ स्ट्रेस इंक्रीजेज एक्ने. तो वो हम बात कर सकते हैं कि स्ट्रेस लेवल जब बढ़ती है तो बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, विच इज़ अ स्टेरॉइड. तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने से, कॉर्टिसोल का काम है स्किन में ऑयल ग्लैंड्स को पुश करना कि स्किन की ऑयलीनेस बढ़ जाए. तो जब ऑयलीनेस बढ़ेगी स्ट्रेस लेवल्स बढ़ने से, तो अपने आप पोर्स क्लॉग होंगे और एक्ने बढ़ेगा. यस. ऑल्सो तो इसको चेक में कैसे रख सकते हैं कॉर्टिसोल को? वो आपको तो स्ट्रेस को चेक में रखना है ना. तो स्ट्रेस कम लें, हेल्दी डाइट फॉलो करें, जितना हो सके स्लीप पैटर्न अच्छा हो. तो इन सब चीज़ों से, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज. मैं तो ये सजेस्ट करती हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं भी है तो भी आप ऑल्टरनेट डेज 20 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक और 20 मिनट्स की योगा. PCOS है तो PCOS योगा, बस 20 मिनट भी आप अपने लिए निकाल लें तो यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस. तो PCOS योगा कुछ अलग होता है? हाँ, PCOS योगा के 8-10 पोस्चर्स हैं जो आपके बेली फैट पे, विसरल फैट पे, यूट्रस और ओवरीज के लिए अच्छे होते हैं. वहाँ का मेटाबॉलिज्म बढ़ा के, वहाँ के फैट को बर्न करके PCOS को कम करते हैं. तो 20 मिनट्स PCOS योगा थ्राइस अ वीक एंड 20 मिनट्स ब्रिस्क वॉक थ्राइस अ वीक. सिर्फ 20 मिनट ही अगर आप अपने लिए निकाल लें तो भी बहुत ज़्यादा फर्क नजर आएगा. यस. बिकॉज इस पे काफ़ी डिस्कशन हो रहा है सोशल मीडिया में ऑन कॉर्टिसोल लेवल. बट आई थिंक मेडिटेशन इज ऑल्सो वन वे टू कीप अ चेक ऑन इट, राइट? अब मेडिटेशन भी है, जितना आप कर सको, लेकिन हम वही बात करें कि जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है और जो हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं वही हम दूसरों को बोलें. अब इतना ज़्यादा टाइम आजकल की लाइफ में किसी के पास भी नहीं है कि मेडिटेशन के लिए अलग से टाइम निकालें. बट टीनेजर्स आई थिंक कुछ फिजिकल एक्टिविटी में दे शुड गेट इन्वॉल्व, है ना? 100%. दे कैन स्टार्ट प्लेइंग समथिंग, स्विमिंग और एनी काइंड ऑफ physical activity is very important. Yeah. So doctor, we'll go through a rapid fire round, some quick questions. एक ingredient बताइए which you swear for oily skin. So salicylic acid is very good for oily skin. I recommend salicylic acid based face washes. लेकिन salicylic acid आजकल lotions में भी available है, तो उसमें फिर salicylic acid के और gel available हैं, वो लगा सकते हैं. It's very good for oily skin, लेकिन like I said कि हमें ध्यान रखना है कि open pores oily skin के लिए ये अच्छा है. maybe twice a week से शुरू कर लें लगाना, या फिर salicylic acid के पैड्स भी आते हैं कि जिससे आप वाइप कर सकते हैं अपने फेस को. तो उससे ये होगा कि आपको लगा के फिर 2 मिनट बाद वॉश कर लिया तो आपको बेनिफिट्स भी मिल गए इन मॉलिक्यूल्स के. जैसे FCL के ही पेंटापील पैड्स आते हैं, तो उसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये ज़्यादा इट्स गोइंग टू बी अ स्मार्टर वे. तो सैलिसिलिक एसिड इज़ वन थिंग. अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, अगर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड इज गुड बट नॉट द बेस्ट मॉलिक्यूल फॉर ऑयली स्किन. इट इज एक्सफोलिएटिंग, इट्स गोइंग टू रिमूव द डेड पिगमेंटेड सेल्स. इट इज alternate डे यूज कर सकते हैं. We have like FCL में HA15 भी है, why not? वो तो फिर आप करो ही कि आप उसको एक दिन एक मॉलिक्यूल लगा लिया कोजिक एसिड, दूसरे दिन ग्लाइकोलिक एसिड FCL का, जैसे ये है 15%, there is 6% glycolic acid also available if you want to start with a milder formulation. Maybe start with twice a week, सिर्फ रात में लगाया और धीरे धीरे आवर्स बढ़ा दिए. दिन में आपने एक दूसरा मॉलिक्यूल लगा लिया जैसे नाइसिनामाइड, विच इज़ माइल्डर, रिमूव्स ऑयलीनेस ऑल्सो, ओपन पोर्स को भी कम करेगा, जेंटलर, एंड उसके ऊपर सनस्क्रीन लगा लिया. राइट. और वर्स्ट मिस्टेक पीपल डू हु हैव वेरी ऑयली स्किन? सो वर्स्ट मिस्टेक्स आई विल से देयर आर टू मेनी, बिकॉज आप कोई भी कुछ भी कर रहा है ना अब तो वर्स्ट मिस्टेक्स में मैं कहूँगी, एक तो नॉट यूजिंग द राइट प्रोडक्ट्स. तो आप ब्यूटी ब्लॉगर्स को देख के फॉर वट एवर रीज़न आप गलत प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, ओवर इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स पे, 10 स्टेप स्किन के रूटीन फॉलो कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्किन ठीक हो जाएगी, लेकिन वो करेक्शन के लिए है ही नहीं वो 10 स्टेप्स. और करेक्शन में सिर्फ एक ही कोई छोटा सा प्रोडक्ट है जो ठीक करना है, और ये सारे प्रोडक्ट्स बेसिकली मेंटेनेंस के लिए हैं. स्नेल म्यूसिन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये पॉपुलर हो रहा है, लेकिन आपकी स्किन एक्चुअली इतनी ऑयली है कि स्नेल म्यूसिन इज़ नॉट द राइट प्रोडक्ट फॉर यू. नाइसिनामाइड वगैरह पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं फॉर करेक्शन, क्योंकि लेकिन ये प्रोडक्ट्स मेंटेनेंस के लिए हैं. ओवर ड्राई कर रहे हैं अपनी स्किन को, जैसे गार्नियर एक्नो फाइट लड़के यूज़ करते हैं,
और गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन के लिए फेस वॉश एंड मल्टीपल टाइम्स वॉश करती हैं फेस को. दीज प्रोडक्ट्स आर ओवर ड्राइंग. अब वो खुश हो जाते हैं कि भाई हमारा फेस हमने ड्राई कर लिया, नॉट रियलाइजिंग दैट देन योर स्किन गोज इनटू ओवर ड्राइव, सीबम ओवर ड्राइव. तो फिर जब आपकी स्किन को लगेगा कि स्किन ड्राई हो रही है तो वो और सीबम प्रोड्यूस करेगी. तो वो करते करते फिर वो एक साइकिल बन जाती है कि आप और ज़्यादा वॉश करने लग जाते हो अपने फेस को. तो ओवर ड्राइंग प्रोडक्ट्स इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक. सो आई सजेस्ट कि नॉर्मल प्रोडक्ट्स जो, जैसे मैंने कहा सैलिसिलिक एसिड 1%, नॉट 2% में भी, मतलब हो सकता है कोई जो 2% के लिए जिसकी स्किन अच्छी हो, लेकिन आप ओवर ड्राई की तरफ ध्यान ना दें. बार बार धोना मुंह और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेस वॉश से धोना कि एक ही बारी में सारा ऑयल निकल जाए, दैट्स गोइंग टू इंक्रीज द सीबम प्रोडक्शन. सो दैट्स वन थिंग वेयर दे आर गोइंग रॉन्ग. एक चीज़ मैंने जो और देखी है वो ये कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग योर स्किन टाइप, सो दे अज्यूम कि फॉर women who have adult acne also assume that they have oily skin. सो ये बहुत बड़ी गलती होती है. यूजुअली एडल्ट एक्ने, हार्मोनल एक्ने हैपेंस ऑन अ नॉर्मल स्किन और अ नॉट सो ऑयली स्किन की वजह से होता है. हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है, लेकिन अपने आप ही अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी ऑयली स्किन है. फिर उसी से टीनेज प्रोडक्ट से फेस वॉश करेंगे और वही मॉइस्चराइजर यूज करेंगे जो ऑयली स्किन का है. उससे स्किन और ड्राई होती जा रही है, बैरियर डैमेज हो रहा है, एक्ने ठीक नहीं हो रहा, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो. सो देयर टू मेनी मिस्टेक्स दैट पीपल आर डूइंग. तो इसका ये मतलब है कि सेम प्रोडक्ट्स, अगर आप अडल्ट हैं, आप 30 या 35 40 प्लस हैं, तो सेम प्रोडक्ट जो टीनेजर यूज कर रहा है, इट वोंट वर्क. हाँ, इसका ये मतलब अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग, यू हैव टू फिक्स द अंडरलाइंग कॉज. डैंड्रफ हटानी है, स्ट्रेस लेवल्स मैनेज करने हैं, डाइट हेल्दी करनी है, ऑयलिंग बंद करनी है, तो अंडरलाइंग कॉज को फिक्स करना है. हार्मोनल इम्बैलेंस है तो मे बी PCOS के लिए इन्वेस्टिगेट कराना है, या PCOS योगा, PCOS के लिए जो डाइटरी चेंजेस हैं वो करने हैं. तो यू हैव टू फिक्स द अंडरलाइंग कॉज, नहीं तो आप सालों साल ऊपर ऊपर से ही ठीक करते रहोगे एक्ने. मुझे लगता है डॉक्टर काफ़ी लोग PCOS योगा तो सर्च करने वाले हैं. क्या है? ये डबल क्लेंजिंग में आप बिलीव करते हैं कि yes, ऑयल से पहले यू हैव टू यूज नहीं, डबल क्लेंजिंग इज इम्पॉर्टेंट मोर फॉर विमेन, बिकॉज विमेन का ये है कि वो सनस्क्रीन लगाती हैं फॉर श्योर, मेकअप भी कर रही हैं, तो व्हेन देयर टू मेनी थिंग्स ऑन द फेस तो रात को डबल क्लेंजिंग करना ज़रूरी है. सो जिसमें कि आपका फर्स्ट क्लेंजर होगा वो जो आपका मेकअप, डर्ट, डस्ट, पोल्यूशन और सनस्क्रीन रिमूव करे. समथिंग दैट इज एमल्सिफाइंग, अ लिटिल ऑयली में भी, या फिर एक मेकअप रिमूवर ही अच्छा हो जाए. और सेकेंड आपका नॉर्मल फेस वॉश होगा जो आप सुबह यूज़ कर रहे थे, उससे सेकेंड वॉश करना है. दैट इज कॉल्ड डबल क्लेंजिंग. और फीमेल्स के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है, और मेल्स तो मुंह धो लें अच्छे से, वही बहुत है, वही काफ़ी है. तो मुंह धो लें और सनस्क्रीन लगा लें. हाँ, ये तो कर ले तो काफ़ी है. इतना कर ले तो काफ़ी है. हाँ. इट वॉज अमेजिंग टॉकिंग टू यू डॉक्टर. और आई थिंक हमारे ऑडियंस जिन्होंने भी जो भी ये पॉडकास्ट देखेंगे, दे विल गेट सम यूजफुल टिप्स ऑन एक्ने मैनेजमेंट, एंड इट वॉज इन अ वेरी सिंपल वे यू मेड everybody understand. Thank you for inviting me. It was great talking to you.